करके रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है गोल्ड। साल भर में 65% से ज़्यादा बढ़ गया, अभी गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जब जब करेक्शन आ रही है तो बहुत डीप करेक्शन नहीं आ रही है। ये एक्चुअली गोल्ड की अब ये मैराथन दौड़ शुरू हुई है। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, 400 मीटर वाली दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। ये आने वाले कई बहुत लंबे समय तक चलेगी। ऑर्नामेंटल वैल्यू को अलग कर दीजिए। गोल्ड के अब दो हिस्से हो चुके हैं, एक ऑर्नामेंट का, एक निवेश का। पहले एक ही होता था। सोने पर इंतजार करना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं कहूंगा मैं। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए 5 से 10% का करेक्शन बीच बीच में आता रहेगा। गोल्ड लोग खरीदे जा रहे हैं। एक तो सेंट्रल बैंक है जो खरीदे जा रहा है, अब बाकी लोग बात खरीद के क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं इकट्ठे। एक शेयर बन गया है, एक स्टॉक बन गया है, एक म्यूचुअल फंड बन गया है कि गोल्ड आप खरीद के अपने पास रख रहे हैं। अगर ये थोड़े दिनों तक यहाँ टिका रहा तो बड़ी बात नहीं है कि एक नया ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये बन। इसको कहाँ जाके रुकेगा, गोल्ड का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स जो इसको चलाते हैं उन पर नजर बना के रखिए। ये तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स मैंने बताए हैं, बाकी तो देखिए गोल्ड 2 लाख भी जा सकता है, 3 लाख भी जा सकता है। गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और दूसरा एपिसोड इसलिए क्योंकि पहला एपिसोड इतना धमाकेदार रहा कि लोगों की तरफ से इतनी डिमांड आने लगी कि भाई साहब दूसरा कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं। क्योंकि पहले एपिसोड में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के जितनी भी बातें हमारे गेस्ट ने बताई, हमारे एक्सपर्ट ने बताई और आपको बताया गया, हर वो भविष्यवाणी सही निकली। इसी कारण हमने इस बार क्या किया कि गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के दूसरे एपिसोड में भी हमने उन्हीं गेस्ट को बुलाया है। अनिल राय जी हैं, शरद कोहली साहब हैं, जिनसे आप परिचित होंगे। गोल्ड पे अब तक बहुत सारा ज्ञान इन लोगों ने दे रखा है और जिन लोगों ने इनके ज्ञान को माना वो आज गोल्डन हो रखे हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने गोल्डन नहीं हुआ है उनको गोल्डन करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस का दूसरा एपिसोड। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोहली साहब भी तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैं ये मान के चल रहा था कि जो चीज़ें बढ़ रही होती एक बार तो रुकेगा कहीं जा करके, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है गोल्ड। साल भर में 65% से ज़्यादा बढ़ गया, अभी गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है। माजरा क्या है, पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? और लक्ष्मण, आपकी बात को पहले मैं पूरी कर दूं, और आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अब बहुत हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है। हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है। पहले ये भाग रहा था। अच्छा, अब देखिए भाग के $4,381 कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। अब ये कंसोलिडेट होके बढ़ रहा है और हमने पिछली बार यही अच्छा ऐसे बढ़ रहा है कि अब लंबी रेस का घोड़ा वैसा हाँ, बढ़ रहा है। मतलब ठोस होके बढ़ रहा है। ठोस बोलते हैं ना। हम पिछली बार जब हमने गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस करी थी तो ये $4,000 के आसपास था। हाँ। अब देखिए ये 4180-4200 के आसपास है। कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जब जब करेक्शन आ रही है तो बहुत डीप करेक्शन नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत। और यही एक तरीका होता है एसेट के हेल्दी। आप सोचिए अगर एक ही तरफ सीधा ऊपर हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ करता जाएगा तो वो तो बबल बन जाएगा, वो खतरनाक है और लोग अपना काम धंधा छोड़ के खाली यही काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए बहुत हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है, बहुत कंसोलिडेट होकर बढ़ रहा मतलब है। इस तरीके से कहें कि गोल्ड दौड़ रहा है, दौड़ते वक्त जो एक शक होता है कि लोग अब हाँफ जाएगा, रुक जाएगा, अब नहीं, वो हाँफने वाली दौड़ नहीं है। जब तक सेंट्रल बैंक हाँ। जब तक सेंट्रल बैंक बिकवाल नहीं बनेंगे ये डीप करेक्शन नहीं आएगी। सेंट्रल बैंक बिकवाल क्यों बनेंगे? नहीं, कोई कारण नहीं है बनने का। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं तब तक तो कम से कम नहीं बनने वाले। उसके बाद भी ट्रंप साहब ने दिखा दिया रास्ता कि भाई तुम्हारे लिए एक गोल्ड है, गोल्डन तरीका, तो क्यों बिकवाल बनेंगे? नहीं, ट्रंप साहब तो गोल्ड के चढ़ने के उनको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके डॉलर पर खतरा बन जाता है। पर ट्रंप साहब के फेवरेबल गोल्ड की तरफ ना होने के बावजूद अगर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब जब ट्रंप साहब की गिरफ्त से ये बाहर हो गया या उन्होंने जो भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की हुई हैं जो गोल्ड को रोके हुए हैं, तो अगर ये उससे बाहर हो गया तो सोचिए कहां भागेगा। और यहीं अच्छा, से वैसे बहुत सारी चीजें ट्रंप साहब की गिरफ्त से बाहर होती चली गई। रूस यूक्रेन युद्ध बाहर हो गया, तो ये भी भारत पर दबाव बनाने की रणनीति बाहर हो गई। जितनी उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने रवांडा कॉन्गो का युद्ध रुकवाया, वो युद्ध शुरू हो गया। थाईलैंड कंबोडिया का रुकवाया, वो शुरू हो गया। जहां नहीं होना तो वहां भी शुरू हो गया। अब तो ये लग रहा है कि नोबेल पीस प्राइज अगर मिल गया होता तो कहीं वापस लेने की नौबत तो नहीं आ जानी थी। मैंने तो देखा कल कोई पीस प्राइज मिल रहा तो खुद ही पहन रहे थे पीस प्राइज का, ऐसे वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हाँ। लगता है कि जैसे भी उनको मिल जाए पीस प्राइज मिल जाए तो शायद गोल्ड भी तो ठंडा होगा। बिल्कुल ठंडा होगा। और सारे जितने उन्होंने कदम उठाए थे वो उनकी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गिरफ्त से बाहर हो रहे हैं। तो अगर ये गोल्ड को कंट्रोल करने वाला जो कदम है, ये अगर गिरफ्त से बाहर हो गया तो गोल्ड दौड़ने लगेगा। पर मुझे लक्ष्मण फिर भी लगता है धीरे धीरे चढ़े, ये हेल्दी है। हेल्दी तो लेकिन गोल्ड के लिए है ना भाई, लेकिन जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनको तो बड़ा मुश्किल है तब तो। हाँ, नहीं देखिए, ये जो कोहली जी ने कही एकदम सही बात है।
कि टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मानते हैं कि जब भी कोई चार्ट पर जब कोई ग्रोथ होती है एसेट की, तो वो जनरली अगर 45 से 30 के बीच में, अगर डिग्री में, मैं डिग्री के टर्म्स की बात कर रहा हूँ, और फिजिक्स का भी नियम है कि अगर आप 45 की एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो बहुत सबसे दूर तक जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है कि ये लगभग अगर जब बढ़ने की ग्रोथ जो है सडन नहीं होकर के, 90 डिग्री स्पाइक नहीं होकर के, जब ये धीरे धीरे बढ़ता है लगभग 45 डिग्री के एंगल में, तो बहुत लंबा बढ़ता है। तो जैसा कि कॉलेज ने कहा, दर्शकों को बता दूं कि 45 डिग्री जो कह रहे हैं ना, दरअसल इतना हाँ, एकदम इतना जो है 45 डिग्री है। हाँ, ऐसे बढ़ा समझिए लंबे तक लंबे जाएगा। समय, ऐसे बढ़ेगा तो गिरने का डर रहता है। तो जो गोल्ड के प्राइस का चार्ट देखिए, ऐसे बढ़ रहा है, ये 45 डिग्री है। इनका कहना है कि इस तरह से बढ़ेगा तो लंबे रेस पे जाता है। चूंकि चार्ट वोट बड़ी गहराई से देखते हैं, हमें तो बहुत समझ में आता है। सुन लीजिए, नहीं आप ही बोलिए, हम तो जो बात कह रहे थे कि जो उसने जो दौड़ शुरू करी है, ये एक्चुअली गोल्ड की अब ये मैराथन दौड़ शुरू हुई है। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, 400 मीटर वाली दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। ये आने वाले कई बहुत लंबे समय तक चलेगी। अलग आप बड़ा डरा दिए हैं, क्योंकि कई लोग शादी वादी के मौके पे गोल्ड खरीदना चाहते थे। मुझे भी मन था कि थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद लूंगा, लेकिन तो कह रहे हैं कि हमें तो उम्मीद थी कि अब नीचे आएगा तब खरीदेंगे, तो नीचे आने का मौका खत्म। आप देखिए, गोल्ड तो गोल्ड चल रहा है, बाकी जो दूसरा इसके साथ मेटल है वो तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई नया उसने बना दिया। नहीं तो ये बताइए कि जो कोई इंतजार में हो कि गोल्ड खरीदना है तो गिरने का इंतजार ना सोने पर इंतजार, देखिए सोने पर इंतजार करना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं कहूंगा मैं। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए 5 से 10% का करेक्शन बीच बीच में आता रहेगा, ये एक हेल्दी चाल होती है किसी भी एसेट की। लेकिन आपको ये इसका अप ट्रेंड बना हुआ है और आगे भी बना ही रहेगा। कोहली साहब, और इंतजार ना करें। पहले आपकी शादी की समस्या का मैं समाधान कर मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो दूसरे की बात कर रहा हूं। अब कोई समस्या नहीं है। जिस भी किसी अपने निकट रिश्तेदार के लिए पूछ रहे हैं, मेरा मतलब उनसे था शादी पे जो गोल्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जिन शादियों में गया पिछले 15-20 दिन में, मुझे तो मालूम था, मैं तो दिन में 3 घंटे गोल्ड पर बोलता हूं। तो अब वहाँ शादी में आप कह तो नहीं सकते ना किसी को, पर 14 कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट का गोल्ड मैंने महिलाओं को पहने हुए देखा। और देखा, मैं पहचान गया, आम लोग नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हम तो करते करते जौहरी से बन गए हैं गोल्ड पे बात करते करते। तो आप शादी वालों को चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप कैरेटेज नीचे कर दीजिए। आपका बजट जो बिगड़ा है, जो आप मान लीजिए आपने 50 ग्राम लेना था बिटिया के लिए, बहू के लिए, माता जी के लिए, सासू माँ के लिए, जिसके भी लिए, तो आपका बजट बिगड़ गया, माना मैंने, तो आप कैरेटेज कम कर दीजिए ना। आप 22 कैरेट से। मेरे पास एक और रास्ता है, मैं रास्ता बताता हूँ कि आमतौर पे क्या होता है महिलाओं में कि ये तो ज्वेलरी जी हमने पिछले फंक्शन में पहनी थी, अब हमें नई ज्वेलरी चाहिए, दूसरी ज्वेलरी नहीं है। तो अच्छा है कि आप ज्वेलरी खरीदो मत, उसी को बदल बदल के काम चला लो। वो तो रास्ता है ही है, नए डिजाइन बनवा लीजिए, पर कैरेटेज कम करना मुझे लगा, क्योंकि वो रील्स बनाने के लिए, फोटो के लिए होता है। और मैंने लक्ष्मण आज तक किसी को, सभ्य व्यक्ति को शादी में ये पूछते हुए नहीं देखा, बहन ये कितने कैरेट का आपने गोल्ड पहना हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने रील बनाई, शादी के बाद घर जाने के बाद लोग चर्चा जरूर कर रहे होंगे, कोहली साहब के फैमिली ने ये पहन रखा था, इनकी फैमिली ने ये पहन रखा था। बाद में चर्चा होती रहे, पर निवेश के लिए ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, मेरा ये अर्थ था। निवेश के लिए मेकिंग चार्जेस हैं, जीएसटी के चार्जेस हैं, इंप्योरिटीज हैं, तो आप ऑर्नामेंटल वैल्यू को अलग कर दीजिए। गोल्ड के अब 2 हिस्से हो चुके हैं, एक ऑर्नामेंट का, एक निवेश का। पहले एक ही होता था, आप अपने पुराने दादी जी से, परदादी जी से पूछिए तो वो निवेश के लिए गोल्ड रखते थे, मुसीबत में काम आएगा, ये हार बनवा दिया। तो अब मुझे लगता है ये 2 हिस्से में बढ़ चुका। ये 2 हिस्से में बढ़ चुका। आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, वही चीज़ है कि इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम बात करें कि गोल्ड जैसे महंगा होता जा रहा है ना, तो एक तो कैरेटेज वाली जो बात की कि कैरेट कम होते जा रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, अब अंदर फिलिंग आ रही है। अब जो नए ज्वेलरीज बना रहे हैं तो वो अंदर फिलिंग दूसरे मेटल की और ऊपर 18 कैरेट की पत्ती पहना दी, तो दिखने में तो बड़ा हैवी सा लगता है, बट अंदर जो है उसका सोना उसमें कम लगता है। तो इस तरह की नई इन्वेंशंस ज्वेलरी कह लें। अच्छा, बताइए कि ये गोल्ड जो बढ़ रहा है, तो ये एक तो तात्कालिक वजह थी कि ट्रम्प साहब का टेंट्रम चल रहा था, डॉलर के मुकाबले रास्ता ढूंढना था। अब जो बढ़ रहा है, यही सारे फैक्टर काम कर रहे हैं कि अब कोई ऐसा फैक्टर आ गया जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है? नहीं, फैक्टर देखिए अभी भी मैक्रो इकोनॉमिक वाला फैक्टर वही है। एक तो ट्रम्प साहब ने जैसा कहा ना कि एक नया रास्ता दिखा दिया, उन्होंने ये दिखा दिया विकसित देशों, विकासशील देशों को कि आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है तो ट्रम्प मतलब यूएस पर डिपेंड होकर के नहीं करना है। एक रास्ता मिल गया उनको, और अब एक लोगों को समझ में आ गया कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो वही फिर से पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड वाले चीज़ों को अपनाएं। तो बाकी चाहे दुनिया में कितनी भी उठापटक हो, क्योंकि लक्ष्मण जी एक चीज़ देखिएगा, अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखें, कोविड के बाद से स्पेशली आप देखें, तो दुनिया में लगभग हर साल कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है। ऐसा कोई साल नहीं जा रहा है जो बड़ा स्मूथ और क्लीन निकल जा रहा हो।
तो आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि डिसरप्शन जो है, जो वोलेटिलिटी है देशों की, वो और बढ़ती जाएगी। वो बढ़ती जाए, लेकिन मान लिया डिसरप्शन किसी एक समय सीमा पर जाकर रुक जाती है, जी, सारा युद्ध खत्म हो जाता है, सब बड़े सुख शांति से सब अच्छे से व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो क्या ये भी संभावना बनी गोल्ड फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा कि नहीं? मैं पेसिमिस्टिक साउंड नहीं करना चाहता, अच्छा, पर ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो ये डिसरप्शन रुकने वाली नहीं है। गोल्ड अच्छा, कभी ऐसा हुआ गोल्ड के प्राइसेस बहुत धड़ाम हो गए? नहीं, गोल्ड पुराने जमाने में हुआ है, पर वो जमाना लौट के नहीं आएगा। गोल्ड के जो मित्र हैं ना लक्ष्मण, अस्थिरता, अनिश्चितता, लड़ाई, डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, ट्रम्पोनॉमिक्स, ये सब गोल्ड के मित्र हैं। और ये मित्र आजकल इतनी बड़ी तादाद में बढ़ गए हैं कि 2-3 मित्र कट भी गए तो बाकी मित्र बने रहेंगे। और सबसे बड़ा आपने कारण पूछा कि ये तात्कालिक लंबे अवधि में क्यों बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दुनिया भर के देशों का विश्वास कम हो रहा है। जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश था, वहां से वो निकाल रहे हैं, निकाल के उसको गोल्ड में लगा रहे हैं। और ट्रंप साहब लगातार ऐसी बात कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका को आइसोलेट कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका अलग थलग, नक्शे में तो अमेरिका अलग दिखता ही था, अब नक्शा उठाइए दुनिया का तो अमेरिका अटलांटिक ओशन के बिल्कुल इधर अलग से है, बिल्कुल अलग। बाकी सब ज़्यादातर जो दुनिया है वो जुड़ी हुई है। अमेरिका वो मुझे लगता है ना केवल ज्योग्राफिकल तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर, कल्चरल तौर पर, सोशल तौर पर, इमिग्रेशन तौर पर वो अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं। जैसे जैसे वो अपने आप को आइसोलेट करेंगे, इसको हम मोनोलेटरलिज्म कहते हैं, वैसे वैसे लक्ष्मण दुनिया का विश्वास अमेरिका पे कम होगा। और अगर दुनिया का विश्वास कम होगा तो वहां से देश अपना पैसा निकालेंगे, और अगर पैसा निकालेंगे तो वो गोल्ड में लगाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक्स पैसा नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, पैसा निकाल के गोल्ड में क्यों लगाएंगे? क्योंकि और कुछ और आप बताइए कहाँ लगाएं? वो थोड़ी ना नोएडा के किसी अपार्टमेंट में लगा देंगे, गुड़गांव के किसी अपार्टमेंट में लगा देंगे। वो तो क्योंकि उसके अलावा जो इंटरनेशनल मेजर ऑफ वैल्यू है डॉलर के बाद, वो अगला गोल्ड। हाँ, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसा अभी हम दुनिया की जिस तरीके के हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो मैं कुछ वॉच कर रहा था तो मुझे एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि पूरी दुनिया में केवल गोल्ड के नहीं लक्ष्मण जी, अगर आप ध्यान रखें तो क्रिटिकल और प्रेशियस मेटल के लिए एक तरीके से एक होर्डिंग शुरू हो गई है। प्रेशियस मेटल और क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, उन सब के रिसोर्सेज जो हैं अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और उनके लिए अगर देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इनिशिएटिव है, क्रिटिकल मिनरल को लेकर वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हर देश अपने मिनरल, अपने रिसोर्सेज को अब केवल अपने लिए रखना चाहता है। पहले बड़ा फ्रीली एक दूसरे को हम दे लेते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि जो टोटल सप्लाई है क्रिटिकल मेटल्स की या जो मिनरल्स की, वो लिमिटेड है और हमारी डिमांड बहुत तेज़ी से सडनली बढ़ी है पिछले 10 सालों में। तो इस नाते जो है ये जिस भी ये सारी चीज़ों से हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, इवन कॉपर की भी बात हो रही है कि आने वाले समय में उसकी भी डिमांड, उसकी भी सप्लाई कम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों के रेट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, 2 फैक्टर है। एक जो कोहली साहब ने कहा कि गोल्ड के जो मित्र हैं जी, वो सारे मित्र बहुत सारे इकट्ठे हो गए। हाँ एकदम। और दूसरा गोल्ड की पैदावार जिसको कहते हैं माइनिंग, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो दोनों फैक्टर मिल करके सोने पे सुहागा कर दिया एकदम। गोल्ड की माइनिंग जो है, एक तो गोल्ड जो हमारे पास रिसोर्स रह गया है, एक तो वो कम रह गया है। दूसरी चीज़, गोल्ड की माइन जो ढूंढना और उनको डेवलप करना ये बड़ा लंबा समय होता है, प्लस इसको निकालना बड़ा कॉस्टली अफेयर होता है। वैसे अगर कहा जाए हमारी धरती पर, तो लक्ष्मण जी टेक्निकली और साइंटिफिकली कहा जाए तो बहुत अबंडेंट मात्रा में गोल्ड मौजूद है। वो कहाँ है? वो हमारे समुद्रों में है, सागर में। वहाँ पर कई मिलियन टन्स गोल्ड अवेलेबल है हमारे सागर के पानी में, लेकिन उसकी जो डेंसिटी बताई जाती है वो बताई जाती है 13 पार्ट पर ट्रिलियन। तो उसको निकालना बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। तो जो है उसी से आपको काम चलाना है एकदम। मोटा। अगर फ्यूचर अच्छा, में कल को कोई टेक्निक ऐसी निकल आती है, एक चीज बता दूं, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्निक निकल आती है कि हम सोने के जो सी के अंदर जो गोल्ड है उसको हम सस्ते तरीके से निकाल सकें, तो फिर डेफिनेटली वो एक इवेंट होगा। या फिर हम कह लीजिए कि स्पेस माइनिंग कर सकें गोल्ड की। बहुत से एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम है जो पूरे गोल्ड से बने हुए हैं, ऐसे बहुत से एस्ट्रॉयड हैं। तो अगर वहाँ से गोल्ड निकालने की, जिसके लिए मेरे ख्याल से एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट चल भी रहा है, तो अगर ये सब अगर शुरू हो जाएगा, तब उस कंडीशन में मान के चलिएगा कि गोल्ड में धीरे धीरे फिर हो सकता है वहाँ जा करके थोड़ी सी वो एक काल्पनिक है, बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड लोग खरीदे जा रहे हैं। एक तो सेंट्रल बैंक है जो खरीदे जा रहा है, अब बाकी लोग बात खरीद के क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं इकट्ठे, निवेश।
निवेश के लिए। ये तो मतलब एक शेयर बन गया है, एक स्टॉक बन गया है, एक म्यूचुअल फंड बन गया है कि गोल्ड आप खरीद के अपने पास रख रहे हैं निवेश। और अगर लक्ष्मण कोई चीज आपको साल का 60-65% रिटर्न दे रही है तो और क्या चाहिए? तो उसको खरीद के रखने में क्या हर्ज? अच्छा एक चीज बताइए, मैंने मान लिया गोल्ड ETF लिया, सबसे अच्छा जो गोल्ड म्यूचुअल फंड लोग कहते हैं ना, पेपर गोल्ड लीजिए, जिसमें हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। गोल्ड फिजिकल में तो पेपर गोल्ड लीजिए, पेपर गोल्ड हमने ले लिया तो गोल्ड तो हमारे पास आया नहीं, तो गोल्ड कहीं रहता है कि नहीं रहता है? जी हाँ, ETF जितने भी हैं, अगर आपने उनसे 10,000 रुपए का ETF किया, उनको 10,000 रुपए का गोल्ड अपने वॉल्ट में लेकर रखना पड़ेगा। कौन देखने गया रखा कि नहीं रखा? अरे ये तो रेगुलेटेड है, सेबी से रेगुलेटेड है, और आप ये काम कर ही नहीं सकते कि आप लोगों का पैसा लें और बैकअप गोल्ड का नहीं रखें। वो बैकअप गोल्ड रखना मैंडेटरी है, कानूनी। तो मतलब हम जो ETF लिए, पेपर गोल्ड लिए, गोल्ड का म्यूचुअल फंड लिए, तो वो उतने पैसे के बराबर का गोल्ड सामने वाली कंपनी अपना रखेगा? बिल्कुल। और मैं आपकी बात, अच्छा, वो रेगुलेटेड रहता है? जी हाँ बिल्कुल रेगुलेटेड। और आप चिंता मत करें कि पेपर लिए तो पता नहीं पेपर ही रह जाए, गोल्ड है। और आपकी बात को विंडिकेट करता हूं मैं कि जो पीछे सेबी ने एक वार्निंग दी थी कि आप डिजिटल गोल्ड अपने रिस्क पर लीजिए, उसमें यही खामी थी कि जो प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड बेच रहे थे, मैं नाम नहीं लेता हूं, रख रहे थे कि नहीं, तो पता हाँ, नहीं उसका बैकअप है कि नहीं, क्या हवा में खाली आपसे निवेश कराया जा रहा है। परंतु ETF में सेबी रेगुलेटेड बैकिंग है, तो इसलिए ETF में आप आंख बंद करके कर सकते हैं और डीमैट में गोल्ड रखिए। और मुझे लगता है आजकल सबसे सेफ तरीका लक्ष्मण वही है। देखिए ना तो लॉकर में, ना गेहूं के कनस्तर में, ना मंदिर के पीछे, ना गद्दे के नीचे, कोई भी जगह तो सेफ नहीं है। मुझे लग रहा है सबसे सेफ जगह ETF है। ETF में लेके आप रखिए। थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, हल्का सा आपका रिटर्न फर्क आ सकता है। रिस्क जो है आपको बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो लॉकर में रख दिए, तो बता दूं आप लोग सहमत होंगे, लॉकर में ये सब सामान रखना जो है, इसकी गारंटी बैंक नहीं लेता है। नहीं, आपके लॉकर रेंट से 100 गुना का इंश्योरेंस होता है। यानी कि अगर 1,000 रुपए रेंट है तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड इंश्योर्ड है, उससे फालतू हुआ तो बैंक हाथ खड़े कर देगा। आप उसमें पैसा रखिए, जो रखना रखिए, लेकिन ये कि हम सोना रखे, सोना गायब होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं। 100 गुना। और जिन लोगों को डिजिटल गोल्ड खरीदना है, लक्ष्मण जी ये बता दूं, डिजिटल गोल्ड में बाकी का तो नहीं, लेकिन जिसको डिजिटल गोल्ड खरीदने की इच्छा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है MMTC PAMP, तो उस पर वो एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां आप जो भी खरीदेंगे उसकी 100% बैकिंग MMTC रखा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कोहली साहब कि मान लिया हमने डिजिटल गोल्ड खरीदा, और गोल्ड खरीदा, डिजिटल गोल्ड मेरा पेपर गोल्ड है, मैं गया किसी ज्वेलरी शॉप पे, मुझे ज्वेलरी चाहिए, तो उसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा पेपर गोल्ड है, ले लो जी, हमें ज्वेलरी दे दो जी? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप ETF डीमैट अकाउंट के खिलाफ वो नहीं ले सकते हैं। पहले आप वहां से अपना इनकैश, उसको, वो तो बड़ा लिक्विड है लक्ष्मण, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। आप उसको बेचिए, दूसरे दिन पैसा आ जाएगा और उस पैसे को लेके जो कि खरीद लीजिए ना। ये अब पते की बात, थोड़ा एक साल लेते हैं, फिर हम उसको गोल्ड सम्मेलन को यहीं खत्म करेंगे कि अगर हमें अभी गोल्ड लेना हो तो पहला सवाल कि थोड़ा इंतजार करें, 2-4 दिन में थोड़ा 5-10% भी करेक्शन होगा कि नहीं होगा? चार्ट क्या कहता है? देखिए, चार्ट कह रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास है और वहां थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऑल टाइम हाई क्या होता है? ऑल टाइम हाई अगर मैं MCX के रेट में बताऊं, जहां तक कि हमारी साधारण जनता समझ ले, तो वो 1,32,000 जो है 700 रुपए, वो MCX का रेट है जो ऑल टाइम हाई गोल्ड बना चुका है। अभी 1,30,000 के आसपास वहीं टिका हुआ है, और अभी रिसेंटली अगर कहूँ तो 1,29,800 के 700-800 के आसपास चल रहा है। तो ये जो एरिया है ये यहाँ पर टिका हुआ है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है, वहीं पर टिका हुआ है। अगर ये थोड़े दिनों तक यहाँ टिका रहा तो बड़ी बात नहीं है कि एक नया ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ये बना। वो कहाँ जाके बनाएगा? देखिए, नया ऑल टाइम हाई जब अगर यहाँ से चलेगा तो 1,40,000 में देख रहा हूँ सीधा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से गिरना चाहे तो कहाँ गिरेगा? अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, 1,30,000 से अगर ये गिरता है तो यहाँ से 5 से 6,000 से ज्यादा करेक्शन मैं नहीं देखता। कितने दिन में ना गिरे तो मान लेंगे नहीं गिरेगा? अगर ये 10 से 15 दिन में, मान लीजिए अगर दिसंबर एंड तक नहीं गिरता है, तो फिर आप मान के चलिए कि उसके बाद ये नहीं गिरेगा, नए साल में फिर ये चल देगा। फिर चल देगा। तो 1,40 ऑल टाइम। हाँ, आपने सवाल किया कि ये ऑल टाइम कहाँ बनाएगा, तो मुझे गालिब साहब का शेर याद आ गया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत बड़े गोल्ड के दाम फिर भी कम बढ़े। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता लक्ष्मण, इसको कहाँ जाके रुकेगा गोल्ड का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स जो इसको चलाते हैं उन पर नजर बना के रखिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा कि कितना गिरेगा और कितना उठेगा। ये तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स मैंने बताए हैं, बाकी तो देखिए गोल्ड 2 लाख भी जा सकता है, 3 लाख भी जा सकता है। अब तो जैसे तो मोटा मोटी अगर अपने दर्शकों को ये कह दिया जाए कि गोल्ड है तो बेचिए नहीं, मुनाफा वसूली मत करिए, गोल्ड लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे लेते रहिए, गोल्ड की कीमतों को गिरने का इंतजार मत करिए। सही है। और एक बात कि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करें,
हम लोग एक न्यूज़ एनालिसिस कर, हाँ, मैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, आप है कि नहीं? मैं देखिए हम न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं, अपने सलाहकार से सलाह लेके निवेश। आप है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं हला सलाह दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अपना खुद एक प्लान बना करके वेल्थ का और उसके अनुसार करें। ये नहीं कि आपने कहीं से न्यूज़ सुन ली और जोश में आके आपने एकदम हाई पे खरीद लिया। तो और हमेशा सोने में निवेश लंबी लंबी अवधि। हाँ बिल्कुल, मेरा तो एक लाइन में यही कहूँ कि पैसा आपका है, आपके खून पसीने की कमाई है, आपसे अच्छा आपके पैसे का इस्तेमाल कोई नहीं बता सकता है। फिर भी जैसा कि कोहली साहब ने कहा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछिए कि क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसके हिसाब से पैसा लगाइए। हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव आपको दे दिया है और समय समय पर देते रहेंगे, क्योंकि इनसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, सटीक विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में।